हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं प्रदीप सिंह। मैं आपको यहां पे केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इससे पहले जब आप 10th क्लास में थे तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो का कॉम्बो होता था जिसको हम साइंस कहते थे वहाँ पे। अब ये तीनों सब्जेक्ट ना अलग अलग हो चुके हैं। तो चाहे आप मैथ में जाना चाहते हो, चाहे आप बायो में जाना चाहते हो, आप किसी भी सब्जेक्ट में जाना चाहते हो, केमिस्ट्री कॉमन है, केमिस्ट्री आपको पढ़ना है। ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर में भी जाना चाहते हो तब भी वहाँ पे आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, हालांकि उसकी केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री तो वहाँ पर भी आपको पढ़नी है। एग्री कैम आ जाती है वहाँ पे एक्चुअली में, यानी कि केमिस्ट्री तो आपको पढ़नी है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में जाना चाहते हो, मतलब किसी भी फैकल्टी में आप जाना चाहते हो, किसी भी विभाग में आप जाना चाहते हो, वहाँ आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में सबसे पहले जो आपका चैप्टर है फर्स्ट यूनिट, जहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि आपको बाकी यूनिट तभी समझ में आएंगी जब आपको पहली यूनिट समझ में आएगी, क्योंकि ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हैं, मतलब रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं जिनको हम कहते हैं। इनके बिना तो आपको ना केमिस्ट्री अधूरी है। चाहे आप लोग मास्टर लेवल तक भी चले जाओगे ना, मास्टर डिग्री भी करने जाओगे जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें तो काम में आती हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं केमिस्ट्री के, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री को आपके लिए उसमें से हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं कि जो केमिस्ट्री है, क्योंकि अब तक तो आप विज्ञान पढ़ते थे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा क्या है। अब आपको विज्ञान में ही अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं कि रसायन विज्ञान अलग पढ़ना है, भौतिक विज्ञान अलग पढ़ना है, जीव विज्ञान अलग पढ़ना है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पर कि केमिस्ट्री जो है वो क्या चीज़ है, कहाँ से आई है। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन रहे हैं, ये सारी की सारी बातें हमें यहाँ पर जाननी है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि केमिस्ट्री जो वर्ड है वो कहाँ से आया। केमिस्ट्री वर्ड जो लिया गया है वो ग्रीक के कीमिया वर्ड से लिया गया है। किस वर्ड से लिया गया है? कीमिया वर्ड से लिया गया है। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है ना, जो अरेबिक लोग होते हैं जो रसायन क्षेत्र में काम करते थे उनको वो कीमियागार कहते थे। ठीक है, जो रसायन के क्षेत्र में वर्क करते थे उनको कीमियागार कहते थे। वहां से कीमिया वर्ड लिया गया और कीमिया से क्या लिया गया है? केमिस्ट्री वर्ड लिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री जो है उसके फादर कौन है, जनक कौन है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है। तो एक्चुअली में ना इसको हम दो फेज में बांट सकते हैं। एक तो होता है आपका एंशिएंट। ठीक है, एंशिएंट केमिस्ट्री, फादर ऑफ एंशिएंट केमिस्ट्री कौन है? तो अगर आपसे फादर ऑफ एंशिएंट केमिस्ट्री पूछा जाए तो आप कहोगे जाबिर इब्न हयान। ठीक, जाबिर इब्न हयान एंशिएंट केमिस्ट्री के फादर हैं। फादर ऑफ एंशिएंट केमिस्ट्री, अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ एंशिएंट केमिस्ट्री, प्राचीन जो हमारी रसायन विज्ञान है उसके फादर कौन रहे हैं, तो आप लिखोगे जाबिर इब्न हयान। ठीक है, अगर आपसे मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है? एंटोनी लेवोसियर। लेवोसियर। ठीक है, तो जनरली लेवोसियर ही लिखा जाता है क्योंकि एंशिएंट केमिस्ट्री अब काम नहीं आती है, मॉडर्न केमिस्ट्री काम आती है। तो जनरली अगर ये पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री तो आपको लेवोसियर लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलरली पूछा जाए कि एंशिएंट केमिस्ट्री के फादर कौन है या मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है, तो आपको अलग अलग लिखना है। एंड हु इज द फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो उनका नाम है प्रफुल्ल चंद्र रॉय। तो ये तो मैंने जनरल सी बातें बता दी है केमिस्ट्री के बारे में। अब एक्चुअली में केमिस्ट्री है क्या चीज, उस पर हम फोकस करेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है, डेफिनेशन क्या है रसायन विज्ञान की, परिभाषा क्या है रसायन विज्ञान की, उस पर हम फोकस करेंगे। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा अगर हम देखें तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन,
पदार्थों के गुणधर्म और उनके बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है? जिसमें हम क्या करते हैं, पदार्थों के संगठन, पदार्थों के गुणधर्म और पदार्थों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उस विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, स्टडी ऑफ मैटर, आप बस ये ध्यान रखना, स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज केमिस्ट्री, तो शॉर्ट में आप लिख सकते हो स्टडी ऑफ मैटर। पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किस टाइप का अध्ययन करते हैं हम पदार्थों का, तो हम पदार्थों का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं? जेन्युइन जो डेफिनेशन जो लिखी गई है वो है कि पदार्थों का संगठन, पदार्थों के गुणधर्म और पदार्थों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान की शाखा में। मोस्ट ऑफ द पॉइंट की किस टाइप की स्टडी करते हैं हम इनके बीच, तो इनका एक तो हम देखते हैं कंपोजिशन, जिसको हम कहते हैं संगठन। एक तो पदार्थों के संगठन के बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्या देखते हैं हम? प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, पदार्थों के गुणों को देखा जाता है, दूसरा स्टडी तो हम इसकी करते हैं। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी है वो क्या है? वो हो जाती है आपकी इंटरेक्शन। इंटरेक्शन बोले तो अंतर क्रियाएं या अन्योन्य क्रियाएं। ठीक है, ठीक है, तो पदार्थों का संगठन, पदार्थों के गुणधर्म और पदार्थों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम करते हैं, उस विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। और इन शॉर्ट हम इन तीन चीजों को मिस करके हम सीधा ये लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ मैटर। भाई कंपोजिशन किसका देख रहे हैं? पदार्थों का। प्रॉपर्टीज किसकी देख रहे हैं? पदार्थों की। इंटरेक्शन किसके बीच हो रहा है? पदार्थों के। तो कंप्लीटली जब हम इन तीन चीजों की स्टडी कर रहे हैं तो किसके लिए स्टडी कर रहे हैं? पदार्थ के लिए। तो हम कह सकते हैं ना, स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म ये लिख सकते हो आप। अगर डेफिनेशन आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप लिख सकते हो स्टडी ऑफ मैटर। और अगर किस टाइप की स्टडी करते हैं मैटर की, तो हम लिख सकते हैं पदार्थों के संगठन, पदार्थों के गुणधर्म और पदार्थों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब कंपोजिशन या संगठन क्या होता है, गुण हम कैसे गुण देखते हैं, इंटरेक्शन किस प्रकार से होते हैं, तो ये तो आपको ना आज के बाद यही तो पढ़ना है, सब कुछ है कि नहीं है। जो चीज डेफिनेशन में लिखी है इसी के बारे में तो हमें पूरे के पूरे साल भर पढ़ना है कि नहीं है। तो वो तो सब आपको आगे आगे पता चल जाएगा कि इंटरेक्शन किसके लिए कहा गया है, प्रॉपर्टीज कैसे देखी जाती है, अभी इसी चैप्टर में आपको मिलेगी, कंपोजिशन भी इसी चैप्टर में आपको मिलेगा आगे आगे। ठीक है, तो ये बातें तो आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेंगी इस चैप्टर में। आपको तो बस डेफिनेशन याद रखनी है, उसके बाद उसमें जब हम अप्लाई करेंगे इस डेफिनेशन पे केमिस्ट्री को, तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, यहां तक मैं क्लियर समझूं? आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैटर या पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ के बारे में तो आप लोग सभी लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि पदार्थ क्या होते हैं। पढ़ाई होगा आप लोगों ने, पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जैसे मैं कहूँ ये मेरे हाथ में क्या है? चौक है। अब मैंने इस चौक को यहाँ पर रख दिया, तो देखो इस चौक का कोई ना कोई द्रव्यमान है कि नहीं है, और ये कोई ना कोई स्थान तो ये घेर रही है, मतलब ये आपके क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ क्या होता है? जो एक निश्चित आयतन घेरती हो और जिसका क्या होता हो? निश्चित द्रव्यमान होता हो, क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे चौक लिया मैंने, ये बोर्ड ले लो, ये बोर्ड क्या है? आपका पदार्थ है कि नहीं है ना, क्योंकि इसका कोई ना कोई द्रव्यमान जरूर है और इसने इतना सारा स्थान भी घेर रखा है।
तो पदार्थ की डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं की। पदार्थ की अवस्थाएं, जनरली आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ाई होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। एक्चुअली में 5 होती हैं। बोस-आइंस्टीन पार्टिकल भी इसमें आ जाते हैं और प्लाज्मा पार्टिकल भी इसमें आ जाते हैं, लेकिन वो आप केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा उसके बारे में कोई स्टडी है नहीं। किसके बारे में? बोस-आइंस्टीन पार्टिकल, जिसको हम गॉड पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, एक पदार्थ की अवस्था ये भी है, और एक है आपका प्लाज्मा पार्टिकल या प्लाज्मा कण। तो टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा कण और बोस-आइंस्टीन कण। लेकिन बोस-आइंस्टीन कण और प्लाज्मा कण के बारे में इतनी कोई खास स्टडी है नहीं, इसीलिए अभी भी हम पदार्थ की अवस्थाएं जब लिखते हैं तो उसमें 3 ही अवस्थाएं लिखते हैं। कौन कौन सी लिखते हैं? एक लिखते हैं हम ठोस, दूसरी लिखते हैं हम द्रव, और तीसरी लिखते हैं हम गैस। ठीक है, ये तो आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। अभी ठोस नाम सुनते ही अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं तो आपके मन में एक डेफिनेशन अपने आप आ रही होगी कि ठोस वह होते हैं जिनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। यही आ रहा होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन अगर आपके माइंड में आ रही है तो मैं कहूँगा जहाँ तक आपने पढ़ा है बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, कोई गलत नहीं पढ़ा है। लेकिन ये डेफिनेशन एक्चुअली में नहीं होती है, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, ठोस का एक गुण है कि उसका आकार निश्चित होता है और उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का भी गुण है कि उसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस का एक गुण है कि इसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ये जो आपने डेफिनेशन के रूप में पढ़े हैं अपनी जूनियर क्लासेस में, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में इनके प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, डेफिनेशन एक्चुअली क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो होते हैं आपके अवयवी कण। जब आप 12th क्लास में जाओगे, पहला चैप्टर आपको सॉलिड स्टेट पढ़ने को मिलेगा, वहां पर ये चीज आपको दोबारा देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर आप लोग इस चीज को समझ लोगे तो वहां पर आप लोगों के लिए एक प्रॉफिटेबल चीज हो जाएगी। ठीक है, कि वहां पे आपको दोबारा इस चीज को पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं अवयवी कण किसके लिए कहते हैं। हम देखो, अवयवी कण के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। अणु भी आ जाएगा, परमाणु भी आ जाएगा, ठीक है, आयन भी आ जाएंगे, कोई भी आ सकता है। अब ये चीजें मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं, अवयवी कण क्यों लिखवा रहा हूं, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। आप लोगों ने जब अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, जब आप 10th में पढ़ते थे, इससे पहले वाली क्लास में या 9th में पढ़ते, तो वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ठोस में ना अणुओं के बीच की दूरी कम होती है, यानी कि अणु पास पास होते हैं। तो मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या सारे के सारे सॉलिड अणुओं से मिलकर बने होते हैं? ऐसा तो नहीं है, आयनों से भी मिलकर बने हो सकते हैं। भाई आयन, जैसे हम NaCl की बात करते हैं। अब NaCl क्या है, नमक है ना, सभी लोग खाते हैं। NaCl क्या है, नमक है, सभी लोग खाते हैं। सॉलिड होता है या लिक्विड होता है, सभी को पता है सॉलिड होता है। तो ये तो आपका आयनों से मिलकर बना हुआ है कि नहीं है? इसमें Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन होते हैं। तो ये तो आयनों से मिलकर के बना हुआ है। तो आयनों से मिलकर के बना हुआ है तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि सॉलिड में आयनों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। अगले टाइम में हम कहें परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। अगले टाइम में हम कहें अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। तो हम 3 अलग अलग डेफिनेशन थोड़ी ना लिख सकते हैं। तो फाइनली इन तीनों को मिलाकर के हम क्या कह सकते हैं, इसको अवयवी कण कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को अणु, परमाणु और आयन नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है अवयवी कण। ठीक है, अब देखो पदार्थ की जो ये तीनों अवस्थाएं होती हैं ना, ये 2 टाइप के फैक्टर पर डिपेंड करती हैं। 2 टाइप के फैक्टर, 2 प्रकार के जो कारक होते हैं उन पर निर्भर करती है ये तीनों अवस्थाएं। उसमें से पहला फैक्टर होता है आपका अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है,
जिसको हम अंतर आकर्षण बल भी कहते हैं, अंतर आकर्षण बल। ठीक है। और दूसरा जो फैक्टर होता है दैट इज थर्मल एनर्जी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है। अब ये वाला फोर्स क्या करता है, अट्रैक्शन से आप लोग समझ चुके होंगे, आकर्षण का मतलब क्या होता है, पास पास। ठीक है। तो ये वाला फोर्स क्या करता है, अवयवी कणों को पास पास लेके आता है। ठीक है। ये तो अवयवी कणों को क्या करता है, पास पास लेके आता है। और थर्मल एनर्जी क्या करती है, थर्मल एनर्जी क्या करती है, अगर आप किसी भी पार्टिकल को हीट दोगे तो हीट देने के बाद क्या होगा आपको पता है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। यानी कि पार्टिकल को जैसे आप हीट दोगे वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। तो ये वाला जो फैक्टर है ये क्या काम करता है, अब आप समझ गए होंगे, ये आपका अवयवी कणों को क्या करता है, दूर दूर लेके जाता है। तो एक फैक्टर तो आपका पास पास लेके आता है, एक फैक्टर आपका दूर दूर लेके जाता है। किसको, अवयवी कणों को। ठीक है। तो जब हम सॉलिड की बात करते हैं कि ठोस अवस्था क्या है, तो ठोस अवस्था एक ऐसी अवस्था है पदार्थ की जिसमें अवयवी कणों के बीच अंतर आकर्षण बल तो प्रबल होता है, अंतर आकर्षण बल तो क्या होता है, प्रबल होता है। और थर्मल एनर्जी का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब देखो सॉलिड क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है, सॉलिड ऐसे पदार्थ हैं या पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसमें इसके जो अवयवी कण होते हैं, जिसको आप अणु मानते थे पहले कि अणु जो होते हैं वो पास पास होते हैं, तो मैंने इनको एक कैटेगराइज कर दिया कि इसको हम अवयवी कण कहेंगे। ठीक है। तो ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। अब पास पास क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें इंटर अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम कहते हैं अंतर आकर्षण बल, वो बहुत ज्यादा है। तो जो ज्यादा है फैक्टर, ये फैक्टर ज्यादा होने की वजह से ये पास पास होते हैं। और जो फैक्टर थर्मल एनर्जी जिसको हम कहते हैं, जो फैक्टर पार्टिकल को दूर दूर लेके जाती हैं, वो बहुत कम है। तो यानी कि दूर ले जाने वाला फैक्टर कम है और पास पास लाने वाला फैक्टर बहुत ज्यादा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, वो बहुत ही क्या होते हैं, पास पास होते हैं। आपने बना करके भी देखे हैं, ऐसे ही होते हैं। ठीक है। अब अरेंजमेंट कैसा होता है ये तो आप लोगों को ना, जब आप लोग 12th में जाओगे सॉलिड स्टेट पढ़ोगे वहां पे मैं क्लियर बताऊंगा। ठीक है। अभी के लिए तो बस इतना समझ लो कि इसके पार्टिकल पास पास होते हैं। इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर पास पास लाने वाला जो फैक्टर है, जिसको हम अंतर आकर्षण बल कहते हैं, वो बहुत प्रबल होता है। और दूर दूर ले जाने वाला जो थर्मल एनर्जी होती है, जो फैक्टर है, वो बहुत कम होती है। यानी कि इसीलिए इसके पार्टिकल दूर नहीं जाते हैं, पास आते हैं। गैस की बात करते हैं, द्रव की बात मैं बाद में करूंगा। ठीक है। गैस में क्या होता है, ये वाला फैक्टर जो पार्टिकल को पास पास लेकर के आता है, ये तो दुर्बल होता है। यानी कि अंतर आकर्षण बल तो क्या होगा, दुर्बल होगा। अब जो फैक्टर पार्टिकल को पास पास लेके आ रहा है, अगर वो फैक्टर कम है, दुर्बल है, यानी कि आकर्षण बल दुर्बल है, तो पार्टिकल पास पास तो नहीं आ पाएंगे। थर्मल एनर्जी की जो वैल्यू होती है बहुत ज्यादा अधिक होती है। यानी कि ऐसा फैक्टर जो पार्टिकल को दूर दूर लेके जाता है वो तो अधिक है, और जो पास पास लेके आता है वो कम है। इसकी वजह से गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। क्लियर हो गई बात। द्रव में कुछ इस प्रकार से होता है कि अंतर आकर्षण बल जो होगा वो ठोस से तो दुर्बल होगा, ठीक है, और गैस से क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। यानी कि ठोस से दुर्बल और गैस से क्या होगा, प्रबल। ठीक है। यानी कि ऐसा फैक्टर जो पार्टिकल को पास पास लेके आता है, वो वाला फैक्टर ठोस से तो कम है इसमें, लेकिन गैस से ज्यादा है। इसकी वजह से इसके जो पार्टिकल होते हैं वो गैसों की अपेक्षा ज्यादा पास पास होते हैं और ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। ठीक है। तो अब आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि थर्मल एनर्जी क्या होने वाली है। थर्मल एनर्जी ठोस से क्या हो जाएगी, अधिक।
ठीक है, और गैस से क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो जो पार्टिकल को दूर दूर लेके जाता है वो वाला फैक्टर यहां पर गैस से कम है और ठोस से क्या है, अधिक है। इट मीन्स दैट कंप्लीटली हम कहेंगे कि द्रव के जो पार्टिकल होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो ठोस की अपेक्षा तो थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है, लेकिन गैस की अपेक्षा क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, समझ में आई बात, ठीक है। अगर आप लोग इतना समझ चुके हो तो अब मैं अगर कहूं कि इनके गुण हमें लिखने हैं तो आप गुण लिख सकते हो, इनके लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो ना। अब मैं आपसे पूछूं कि ठोस में आकार और आयतन कैसा होगा, तो आप खुद देखो, क्योंकि पार्टिकल जो हैं वो प्रबल आकर्षण बलों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पास पास हैं, इसलिए इनका आकार और आयतन क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, आकार तो निश्चित नहीं हो पाता है क्योंकि पार्टिकल थोड़ा दूर दूर है, लेकिन वॉल्यूम इनका क्या रहता है, फिक्स रहता है। और गैस में क्या होता है, गैस में यहां देखो आप लोग, क्योंकि इनके बीच अंतर आकर्षण बल बहुत दुर्बल है और थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा, इसलिए इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा रैंडम करते हैं, भटकते रहते हैं, जिसकी वजह से ना तो इनका आकार निश्चित हो पाता है ना ही इनका आयतन निश्चित हो पाता है, ठीक है। सेकेंड वन, अगर हम कहें कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, घनत्व किसका ज्यादा होगा, आप खुद देखो डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल यहां पर क्या है, बहुत ही पास पास है, और जैसे जैसे पार्टिकल के बीच का डिफरेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम कहेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना ज्यादा हो जाएगा। भाई सॉलिड यहां पर बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जबकि ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और गैस तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। बहुत कम गैस को आप पूरे कमरे में भी छोड़ दोगे तो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर देगी कमरे का। और वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाएगा किसी भी मैटर के द्वारा, डेंसिटी उसकी उतनी ही कम हो जाएगी। सो डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, सॉलिड की ज्यादा होती है कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड की ज्यादा होती है कंपेयर टू गैस। यहां तक बात समझ में आ गई। देखो ये सारी की सारी बातें ना यहां से निकल के आएंगी इनके गुण। अब मैं कहूंगा डेंसिटी इसकी ज्यादा है तो हार्डनेस, कठोरता किस में ज्यादा होगी, कठोर कौन होगा ज्यादा। देखो सॉलिड बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, इसका रीजन ही ये है क्योंकि इसके बीच जो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है अंतर आकर्षण बल प्रबल होने के कारण बहुत कम होती है, और अगर इनके अवयवी कणों के बीच की दूरी बहुत कम है तो हार्डनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी। और यहां तो हार्डनेस की हम बात ही क्या करें, है कि नहीं है, क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर हो चुके हैं, ठीक है। तो कुछ जनरल जो प्रॉपर्टीज होती हैं ठोस द्रव गैस की वो सारी की सारी मैंने बता दी है। हालांकि इसमें से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैं एक बार के लिए आपको समझा दिया है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कभी ठोस की परिभाषा पूछूं या द्रव की परिभाषा पूछूं या गैस की परिभाषा पूछूं तो आप बना लोगे। जैसे आपको मैं कहूं कि ठोस की परिभाषा क्या है, तो आप कह सकते हो पदार्थ की ऐसी अवस्था है ये जिसमें अवयवी कणों के बीच अंतर आकर्षण बल प्रबल होता है और इनकी ऊष्मीय ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। तो थर्मल एनर्जी की वैल्यू कम होती है और इंटर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। गैस की डेफिनेशन बना सकते हो जिसमें ऐसे पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें अवयवी कणों के बीच जो अंतर आकर्षण बल होता है वो तो दुर्बल होता है और इनके बीच थर्मल एनर्जी या ऊष्मीय ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पूरे के पूरे पदार्थ की अवस्थाओं को डिफाइन कर सकते हैं जो मैंने आपको करके दिया है। और एक बार आपको परिभाषा बनानी आ गई तो यहीं से आप लोग बता सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक और बात है, संपीड्यता की बात करें। संपीड्यता मतलब अगर मैं इसको दबाऊं तो कंप्रेस करूं तो कंप्रेस होने के बाद ये प्रेस होते हैं कि नहीं होते, दबाए जा सकते हैं कि नहीं दबाए जा सकते हैं। तो सॉलिड आपके असंपीड्य होते हैं, आपने पढ़ाई होगा पहले भी। असंपीड्य क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल पहले से ही पास पास है, तो आप कितना भी फोर्स इस पे लगाओगे तो ये इससे ज्यादा पास तो नहीं आ सकते, है कि नहीं है। तो इनके बीच पहले से मिनिमम डिस्टेंस होती है
तो और ज़्यादा मिनिमम तो ये कर नहीं सकते एक दूसरे को, इसलिए असंपीड्य होते हैं। अगर इसको कंप्रेस करूं तो बिल्कुल कंप्रेसिबिलिटी होती है द्रव की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज़्यादा होती है और गैस से कम होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल गैस है। हम गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। अब जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाओगे पार्टिकल उतने क्या हो जाएंगे, पास पास आएंगे, और जितने ज़्यादा पास पास पार्टिकल आएंगे वो जनरली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लिक्विड को जैसे ही आप लोग कंप्रेस करोगे वैसे ही ये क्या हो जाएंगे, सॉलिड में आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? यानी कि प्रेशर देने पर एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेशर, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर और प्रेशर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखेगा यहाँ पर। अगर आप लोग टेम्परेचर कम कर दो यानी कि थर्मल एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, गैस से स्टार्ट करता हूं मैं। माना कि हमने क्या किया, गैस की थर्मल एनर्जी कम कर दी। जैसे हम गैस की थर्मल एनर्जी क्या करेंगे, कम करेंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये जो गैस है ये ठंडी पड़नी शुरू हो जाएगी। और उसी टाइम पे अगर हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो प्रेशर अप्लाई करने से पार्टिकल एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। तो गैसों को हम द्रव में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम करके और प्रेशर को ज्यादा करके। ठीक है, आगे हम क्या द्रव को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप द्रव को और ज्यादा ठंडा कर दो यानी कि इसकी थर्मल एनर्जी को और कम कर दो। थर्मल एनर्जी को कम करोगे और प्रेशर अप्लाई करोगे तो पार्टिकल और पास पास आ जाएंगे और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या सॉलिड को लिक्विड में ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। कैसे? आप इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ा दो। जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, और डिस्टेंस बढ़ते ही ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, लिक्विड की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इन दोनों में चेंजिंग करके। या तो आप अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा दो या तो आप थर्मल एनर्जी बढ़ा दो। ठीक है, अगर आप थर्मल एनर्जी बढ़ाओगे तो प्रोसेस इस ओर जाएगा, और अगर आप क्या करोगे, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ाओगे तो इस ओर आएगा। भाई अट्रैक्शन फोर्स कैसे बढ़ेगा, जब आप पार्टिकल को थोड़ा पास पास लेके आओगे, और पास पास कैसे लाओगे, प्रेशर लगा करके। ठीक है, थर्मल एनर्जी कैसे बढ़ेगी, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। क्लियर हो गई बात? तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोसेस इस ओर जाएगा यानी कि सॉलिड टू गैस, और अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इस ओर आ जाएगा यानी कि गैस से अगर हमें सॉलिड तक आना है तो टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर हमें सॉलिड टू गैस जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि ये कुछ नहीं है, ठोस द्रव और गैस जो अवस्थाएं हैं ये तो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा गैस होगा, डिस्टेंस कम होगी तो द्रव हो जाएगा, और कम हो जाएगी तो सॉलिड हो जाएगा। बात खत्म। जैसे H2O, वाटर क्या है, वाटर अपनी तीनों फॉर्म में रहता है, बर्फ में यानी सॉलिड में, पानी में, द्रव में, और वाटर वेपर में, गैस में भी रहता है। ठीक है, तो पानी गैस में कब जाता है, जब हम उसको उबालते हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं ना। और पानी बर्फ में कब जाता है, जब हम इसको फ्रीज करते हैं, यानी कि हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं। टेम्परेचर कम कर रहे हैं मतलब इसकी थर्मल एनर्जी कम कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो टेम्परेचर को कम ज्यादा करके हम इन अवस्थाओं में एक दूसरे में परिवर्तन ला सकते हैं। क्लियर है ना बात? और प्रेशर से भी हम ये काम कर सकते हैं। प्रेशर से कैसे करते हैं ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, थर्मोडायनेमिक्स, और एक और चैप्टर आपका 5वां चैप्टर है, पदार्थ की अवस्थाएं चैप्टर का नाम है। तो वहां पर गैस के बारे में बहुत ज्यादा आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जब मैं वहां पर आपको पढ़ाऊंगा ना तो प्रेशर से कैसे हम कन्वर्जन लाते हैं वो चीजें मैं वहां पे आपको सिखाऊंगा। जूल थॉमसन लॉ आपको सिखाऊंगा वहां पे। ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं। तो अभी के लिए बेसिक चीजें जो मैंने थी वो बता दी आपको। लूंगा नेक्स्ट टॉपिक में आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।